हेलो दोस्तों, वेलकम टू लीड कोड का चीट कोड। आई एम मोहित छाबड़ा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक्स सेल्सफोर्स एक्स वॉलमार्ट। आज की वीडियो में हम करेंगे डिस्कस लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 121 जो कि है बेस्ट टाइम टू बाय एंड सेल स्टॉक। देखिए ये काफी फेमस क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाता है इंटरव्यूज में। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। कंपनीज की लिस्ट देखी जाए तो बहुत ही बड़ी है। देखिए अमेजॉन, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मॉर्गन स्टैनली, सेल्सफोर्स, IBM, उसके अलावा टिकटॉक, इन्फोसिस, एप्पल, गोल्डमैन, इनवीडिया, उबर, पेपाल, अडोबी, याहू, जेपी मॉर्गन, वॉलमार्ट, ओरेकल, मीडिया.नेट। मतलब ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और अगर आपने बहुत सारे इंटरव्यूज दिए हैं हो सकता है आपसे भी पूछा हो। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। आपको दिया गया है एक एरे जिसका नाम प्राइसेस है, जहां पे प्राइसेस ऑफ आई यानी कि कोई भी एलिमेंट ith इंडेक्स पे ये बताता है कि उस दिन स्टॉक का प्राइस कितना था, यानी कि ith डे पे प्राइस क्या था उस स्टॉक का। हम चाहते हैं कि हम अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए, लेकिन हमें कंडीशन दी गई है कि हम सिर्फ एक बार ही स्टॉक को परचेज कर सकते हैं या बाय कर सकते हैं और सिर्फ किसी एक दिन, किसी अलग दिन उसे सेल कर सकते हैं। यानी कि बाय और सेल सिर्फ आप एक एक बार ही कर सकते हो और वो दोनों अलग अलग दिनों में होने चाहिए। अगर हम कुछ भी प्रॉफिट नहीं अचीव कर पा रहे तो हमें रिटर्न करना है 0। तो चलिए इसे और अच्छे से समझने के लिए हम विजुअल फॉर्म में एग्जांपल देखते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक विजुअल फॉर्म में एग्जांपल, जहां पे एरे का नाम रखा है हमने प्राइसेस और यहाँ पे हर एक इंडेक्स जो है वो बता रहा है, उसपे जो एलिमेंट पड़ा है वो उस दिन का प्राइस बता रहा है स्टॉक का। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डे पे जो आपका प्राइस है स्टॉक का वो 1 है, जो आपका थर्ड डे पे प्राइस है वो 3 है, फोर्थ डे पे जो आपका प्राइस है वो स्टॉक का 6 है। तो कंडीशन बेसिकली ये है कि आप बाय एंड सेल सिर्फ एक बार ही कर सकते हो, ठीक है, ओनली वंस। और उसके अलावा वो दोनों डिफरेंट डेज में होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही दिन, अगर आपने मान लिया कि इंडेक्स 2 आपने आए सेकंड डे मान लिया, उसी पे ही आपने खरीद लिया और बेच लिया, उसका वैसे भी मतलब नहीं बनता, क्योंकि 5 पे खरीदा और 5 पे बेचा तो भी 0 ही बनता है। तो आपको अलग अलग दिनों पे करना है और इस तरह से करना है कि आप मैक्सिमाइज कर पाए प्रॉफिट। तो अब सिंपल सी बात है, प्रॉफिट कितना होगा? प्रॉफिट आपका जो होगा वो होगा जितने पे आपने सेल किया माइनस जितने पे आपने बाय किया था। तो बहुत ही सिंपल सी बात है, आपको इस चीज को मैक्सिमाइज करना है, जितना ज्यादा हो सके वो आपको ये करना है। तो बहुत ही सिंपल सी बात हो गई आपको कि सेलिंग सबसे मैक्सिमम पे करनी है और परचेजिंग जो है वो आपको सबसे मिनिमम में करनी है, तभी आपका प्रॉफिट जो है वो सबसे हाई जा पाएगा। तो जैसे कि अगर इस एग्जांपल पे आप देखें, मान लीजिए आपने 1 पे बाय किया था और आपने 6 पे सेल किया, तो जो आपका प्रॉफिट हो जाएगा वो हो जाएगा जो आपने सेल किया मतलब 6 माइनस जो आपने परचेज किया था 1 पे, तो आपका 5 यूनिट्स का प्रॉफिट हो जाएगा। वही इसमें अभी तक आपको मैक्सिमम दिख रहा है। पर अब सोचते हैं कि इसे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले हम ब्रूट फोर्स के बारे में सोचेंगे कि सबसे आसान तरीका क्या है जिसके वे आप प्रोग्राम करके इसे सॉल्व कर पाओ। देखिए एरे में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका ब्रूट फोर्स जो है वो हो जाता है कि आपने सारे कॉम्बिनेशंस निकाल लिए। तो सारे केसेस निकालने के लिए सिंपली आप रख लोगे कि आप सबसे पहले बाय देख लोगे कि आपने कब कब किया और सेल का आप रख लोगे कि आप कब कब सेल कर रहे हो। तो सिंपली आप क्या है कि सारे केसेस निकालने के लिए आप इंडेक्स रख लोगे कि कहाँ कहाँ आपने सबसे पहले बाय किया। तो सारे निकालने हैं तो हमने 0 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1, क्योंकि आपके ये सारे केसेस बनते हैं 0, 1, 2, 3 और 4 और फिर लास्ट 5, ये आपके केसेस सारे बन जाएंगे। तो इनमें आपने मान लिया कि आपने इन सब पे एक एक करके बाय किया। तो सबसे पहले मान लो कि आपने डे 0 पे आपने बाय किया, मतलब आपका जो प्राइस था वो 7 पे किया। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप क्या करेंगे? आप सारे केसेस देखना चाहते हो तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग आगे जितने भी हैं उन पे आप देखोगे कि उसमें से किसी एक में आपने सेल किया होता। तो या आप इसके केसेस क्या आते हैं? 1 आता है, 5 आता है, उसके अलावा 3 आता है, उसके अलावा 6 आता है और 4 आता है। तो अगर आपने 7 पे बाय किया होता तो इन सब पे आप किसी एक पे बेच सकते थे, करेक्ट? तो हम इनके साथ हर एक के साथ देखेंगे कि किसके साथ आपका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा आ रहा है। सबसे पहले 7 को 1 से देखेंगे। देखिए ये तो कोई सेंस ही नहीं बनाता, क्योंकि इसमें आपने बाय ज़्यादा पे किया है और कम पे बेच रहे हैं, तो आप तो लॉस पे चले गए। तो हमें तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। तो उससे उसमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर आप ऐसा कुछ नहीं निकाल पा रहे तो आपको रिटर्न 0 करना है। तो इस केस को तो हम इग्नोर ही मार देंगे। तो 1 वाला तो इग्नोर मार दो, क्योंकि सेलिंग प्राइस आप बाय से कम नहीं रख सकते, ठीक है। सेकंड केस लेते हैं, आपने 5 पे कंपेयर किया कि आपने 7 पे खरीदा और 5 पे आप बेच रहे हो, वो भी इससे कम है, तो वो उसका भी कोई सेंस नहीं बनाता। फिर अगले पे चलेंगे कि 7 पे खरीदा 3 पे बेच रहे हो, नई बात बनी।
7 खरीदा 6 पे बेच रहे हो, वो भी नहीं बना यार। 7 पे खरीदा और 4 पे बेच रहे हो, वो भी नहीं बना। तो इस केस में तो आपका बेसिकली प्रॉफिट अभी तक जीरो ही बन रहा है, क्योंकि हमने जो वर्स्ट केस है उसमें जीरो ही रिटर्न करना है, तो अभी तक प्रॉफिट हम जीरो ले रहे हैं। फिर सेकंड हम केस बनाएंगे कि हमने मान लो फर्स्ट डे पे खरीदा होता, जो फर्स्ट इंडेक्स है उस पे खरीदा होता, तो उसका बाय का प्राइस क्या होता, 1 होता। तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपके क्या क्या केस बनते हैं, उसके आगे के ही बनते ना वो। अब आप सोच सकते हो कि उसके आगे के ही क्यों, पीछे वाला क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं कि हमने 1 पे बाय कर लेते और 7 पे सेल कर देते। देखिए वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो आपके इंडेक्सेस है वो अगले अगले दिन के हैं। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो कि आपने मतलब टुमारो खरीदा और येस्टरडे बेचा, ऐसे कैसे पॉसिबल है। आप पहले आपको खरीदना पड़ेगा, फिर ही तो आप बेच सकते हो। यहाँ पे 0 और 1 का एक तरह से मतलब ये है कि 0 जैसे मान लो टुडे हुआ, तो आपका जो फर्स्ट है, जो 1 इंडेक्स है, वो आपका टुमारो बता रहा है, मतलब अगला दिन। तो ऐसा नहीं आप सोच सकते ना कि अगले दिन मैं खरीद लूंगा और पिछले दिन मैंने बेच लिया, वो कोई सेंस नहीं बनता ना। कि अगर आप आज आप खरीद रहे हो तो उसके आगे ही आप बेच सकते हो, करेक्ट। तो हमेशा जो है आपको करंट इंडेक्स के आगे वाले चीजें ही देखनी पड़ेगी। तो अगर आप 1 पे देख रहे हो कि मैंने बाय किया, तो उसके आगे वाले में ही चेक करोगे, तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ डे पे ही आप सिर्फ सेल कर सकते हो। तो इसमें केसेस क्या बनेंगे, या तो आपने सेकेंड डे बेच दिया जिसपे प्राइस क्या था 5, उसके अलावा उसके अगले दिन बेचा जिस पे प्राइस था 3, उसके अलावा 6 और फिर उसके अलावा 4। तो सिमिलरली आप हर एक के साथ इस पे कंपेयर करोगे कि जैसे 1 पे हमने बाय किया, 5 पे सेल किया, तो अच्छा आपको मार्जिन मिल रहा है 4 का। तो अभी तक 4 यूनिट्स आपका मैक्सिमम प्रॉफिट बन चुका है, ठीक है। उसके बाद है कि आपने 1 पे किया और 3 पे बेचा, तो उसका प्रॉफिट आपका 2 बन गया, लेकिन वो 4 को बीट नहीं कर रहा, तो अभी तक हम 4 ही मैक्सिमम मान के चल रहे हैं। उसके बाद आपने 1 पे खरीदा था, 6 पे बेचा, अरे वाह क्या बात है, आपका 5 का प्रॉफिट आ गया। वो कैसे, 6 माइनस 1 जो कि 5 हो गया, तो वो 4 से भी ज़्यादा है। तो अब अपना मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो 5 यूनिट्स का बन चुका है। उसके बाद केस हो सकता है कि आपने 1 पे खरीदा और 4 पे सेल किया, ठीक है। वो उस पर आपका प्रॉफिट हो गया 4 माइनस 1 3, जो कि 5 को बीट नहीं कर रहा, तो अभी तक आपका 5 बन गया। तो सिमिलरली आप 2 के लिए ऐसे जाएंगे कि 2 पे बेसिकली आपने इंडेक्स पे अगर खरीदा तो आपका बाय प्राइस हो गया 5, उसके करस्पॉन्डिंग आपके केसेस उसके आगे वाले बनेंगे जो कि हो गए 3 6 4, जिसमें से आप सेम लॉजिक लगाओगे, हर एक को हर एक के साथ कंपेयर करोगे। 5 और 3 का तो कोई सेंस ही नहीं बन रहा कि 5 पे आपने ज़्यादा पे खरीदा कम पे बेचोगे, ये तो करोगे नहीं आप। 5 और 6 का बनेगा तो उसमें आपको सिर्फ 1 का प्रॉफिट हो रहा है, जो कि 5 को बीट नहीं कर पा रहा। अभी जो आपका 5 यूनिट्स का प्रॉफिट है वो हाईएस्ट चल रहा है। उसके अलावा 5 और 4 का भी केस कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि आप कम पे नहीं बेचोगे, इसलिए अभी तक आपका 5 जो है वो मैक्सिमम प्रॉफिट अभी तक आपका चल रहा है। तो थर्ड डे की बात करें तो आपने बेसिकली 3 यूनिट्स पे खरीदा, मतलब बाय किया। उसमें आपके पास सिर्फ 2 ही केस बनेंगे कि या तो आप 6 पे बेच सकते हो या फिर आप 4 पे बेच सकते हो। तो अगर आपने 3 पे खरीदा 6 पे बेचा तो आपका प्रॉफिट जो हो गया वो 3 यूनिट्स का हो गया, लेकिन 5 को फिर बीट नहीं करता। सिमिलरली 3 पे खरीदा 4 पे बेचा, एक का ही प्रॉफिट है जो 5 को बीट नहीं करता, तो अभी तक 5 ही टॉप पे चल रहा है। फिर फोर्थ डे पे अगर आपने खरीदा तो मतलब उसका मतलब हो गया कि आपने 6 यूनिट्स पे खरीदा। तो इसके में बेचने का सिर्फ आपके पास एक ही ऑप्शन है जो नेक्स्ट डे है, क्योंकि उसके बाद तो आपके पास बेचने का ऑप्शन ही नहीं है। आपका एरे में एक ही एलिमेंट बचा है जो नेक्स्ट डे है, उसमें 4 है जो कि उससे कम है। तो इसमें भी कोई सेंस नहीं बन रहा, क्योंकि आप कम पे तो नहीं बेचोगे, तो अभी तक 5 ही आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। और फिफ्थ डे पे अगर आपने खरीदा, मतलब जो 4 यूनिट्स पे खरीदा, उसमें तो कोई सेंस ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद आप बेच ही नहीं सकते, आपका एरे ही खत्म हो गया। तो यहाँ पे भी कोई सेंस नहीं बन रहा। तो अभी तक आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 5 था, इसलिए आप आंसर 5 रिटर्न कर दोगे। तो एरे के केस में जैसे आपको पता है सारे कॉम्बिनेशंस आप इजीली निकाल सकते हो 2 लूप्स लगा के, कि पहले आपका जो यहाँ पे हम बाय का केस लगा रहे हैं वो आपका इंडेक्स आई हो गया, उसके अंदर आपने ये सारे केसेस लगाने हैं जो आपके इंडेक्स जे हो गए। तो 2 लूप्स अगर एक के अंदर एक लगा के आप सारे केसेस निकाल सकते हो। मैं आपको वो कोड करके दिखा देता हूँ ताकि आपको उसका आइडिया रहे। ब्रूट फोर्स से हम सबसे पहले इसको सॉल्व करने जा रहे हैं, फिर हम इसको में ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच भी देखेंगे। तो ब्रूट फोर्स जैसे आपको पता है, सबसे पहले मैं इसमें प्रॉफिट नाम का एक वेरिएबल रख लेता हूँ, जिसको स्टार्टिंग में वैल्यू में 0 दे देता हूँ, क्योंकि अगर आपका कुछ प्रॉफिट नहीं आया आपको अच्छा केस, तो आपको फाइनली 0 ही रिटर्न करना है। और इसमें एक और मैं वेरिएबल ले लेता हूँ जो आपका बेसिकली करंट प्रॉफिट को स्टोर करेगा, स्टार्टिंग में उसको भी 0 रख लेते हैं। तो 2 लूप्स लगाने हैं बेसिकली हमने। पहले में अब मैं आई ले लेता हूँ वेरिएबल, जो कि कहाँ तक चलेगा, वो प्राइजेस डॉट लेंथ -1 तक चलेगा। -1 तक क्यों लिया है वो मैं आपको दोबारा बताता हूँ। कि मान लीजिए हमने यहाँ पे ये केस देखा कि लास्ट वाला अगर आप केस देखेंगे, अगर लास्ट दिन आपने परचेज़ किया है तो उसके बाद आप कुछ सेल करने का आपके पास कोई मतलब ही नहीं है, सेल ही नहीं कर सकते, तो लास्ट वाला केस लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, इसलिए हम -1 तक रख रहे हैं। बहुत ही माइनर सी ऑप्टिमाइजेशन है, इग्नोर भी कर सकते हो आप इसे। अब इसके अंदर हम एक और लूप लगाएंगे,
क्योंकि वो सारे केसेस हमें कवर करने हैं। जो हमारा फर्स्ट लूप था वो बेसिकली प्रेजेंट कर रहा है कि किस दिन हमने बाय किया है, परचेज किया है। अब ये जो केस होगा ये होगा कि कब तक हम सेल कर सकते हैं, कौन से दिन हम सेल कर सकते हैं, सारे केसेस। तो इसमें मैं इंट जे ले लेता हूँ नाम। तो जे जो है वो 0 से शुरू नहीं होगा, आपको ये याद रखना है। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि इस केस में हमने 7 को नहीं लिया, हमने सिर्फ उसके आगे के एलिमेंट्स को लिया है। इस केस में भी आप देखेंगे 5 के लिए हमने सिर्फ उसके आगे के एलिमेंट्स को लिया है, उससे पीछे नहीं गए हम। वो क्यों? वो उसका रीज़न बहुत सिंपल था कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि बाय आप अगले दिन कर रहे हो और सेल पिछले दिन कर रहे हो, करेक्ट। तो जो ये है लूप आपका, ये सेलिंग के लिए है। तो सेल तो सिर्फ आप जब बाय किया उसके बाद ही ना, तो बाय किया था हमने आई पे, तो ये i+1 से शुरू होगा। तो जे कहाँ तक जाएगा? ये एंड तक जाएगा, एंड ऑफ द एरे तक, प्राइजेस डॉट लेंथ तक जाएगा। वो क्यों जाएगा उसको मैं दोबारा दिखाता हूँ आपको। क्योंकि हर एक केस के लिए, जैसे 7 के लिए आप एंड ऑफ द एलिमेंट्स तक गए हो, देखो 1 5 3 6 4 तक भी गए हो, तो लास्ट एलिमेंट, क्योंकि आप आखिरी दिन भी सेल कर ही सकते हो तो इसलिए एंड तक जाना है। तो इसमें बेसिकली आपने क्या करना है, सिंपली करंट प्रॉफिट निकाल लेना है आपने। करंट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? प्राइजेस ऑफ जे, जो आपका बेसिकली हमने माना है कि प्राइजेस ऑफ जे क्या है, जिस दिन हम सेल कर रहे हैं, माइनस कर दिया हमने प्राइजेस ऑफ आई। आई यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा था कि जब हमने बाय किया है, तो बेसिकली सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस हमने कर दिया है। और इसमें सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे कि अगर आपका करंट प्रॉफिट जो है वो ग्रेटर है एक्चुअल जो हमने टोटल प्रॉफिट रखा हुआ है, तो उसमें सिंपली क्या करना है आपको, जो प्रॉफिट को रिप्लेस कर देना है करंट प्रॉफिट से, ठीक है, क्योंकि हमको फाइनली मैक्सिमम प्रॉफिट ही चाहिए। तो ये कंडीशन में अगर आपका प्रॉफिट से ज़्यादा हो रहा है करंट प्रॉफिट, तो उसको रिप्लेस कर दो आप। और फाइनली आपने क्या करना है, सिंपली आपको रिटर्न कर देना है प्रॉफिट की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे सारे केसेस कवर हो रहे हैं जो अपने सारे कॉम्बिनेशंस बनाए थे। तो अब इसको एक बार चला के देखते हैं। बेसिक टेस्ट केसेस हमारे पास हो गए हैं। अब हम सबमिट भी करके देखते हैं इसका क्या आता है, इसका आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी टाइम लिमिट एक्सीड हो गया है कि हमने यहाँ पे ब्रूट फोर्स लगाया है। और देखिए इजी मार्क्ड है, लेकिन ब्रूट फोर्स को उठा नहीं रहा, तो आपको ऐसी चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो बेसिकली हमने 2 लूप्स चलाए हैं, एक लूप के अंदर एक और लूप है, तो n टाइम्स चलेगा फर्स्ट वाला, क्योंकि फर्स्ट से लास्ट एलिमेंट तक जाएगा आपका, और उसके अंदर भी आप हर एक एलिमेंट को कवर कर रहे हो, तो इसका वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी n² तक ही बनता है। अब हमें सोचना है, क्योंकि ये टाइम लिमिट एक्सीड हो गया है, अब हमें सोचना है कुछ बेटर अप्रोच इसको करने के लिए। तो चलिए वापस चलते हैं विजुअल एग्जांपल की तरफ। तो बेसिकली जैसे हमने देखा कि हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो अभी इस अप्रोच की आ रही है O ऑफ n², क्योंकि हम सारे केसेस निकाल रहे हैं यूजिंग द ब्रूट फोर्स मैकेनिज्म। लेकिन इसमें टाइम लिमिट एक्सीड हो गया है, तो हमें इससे कुछ बेटर अप्रोच सोचनी है। तो एक बार मैं इसे रीसेट कर देता हूँ। तो चलिए अब आपको दोबारा से इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट। तो सोचिए आप मैक्सिमाइज कैसे कर सकते हैं प्रॉफिट। प्रॉफिट था क्या कि आपने जो सेल किया माइनस बाय किया, तो बेसिकली आपको जो आपका सेलिंग है उसको आपको मैक्सिमाइज करना है। जितना ज़्यादा आप मैक्सिमाइज कर पाएँ उतना ज़्यादा आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। और आपका जो बाइंग प्राइस है उसको आपको बेसिकली मिनिमाइज करना है, जितना कम से कम होगा, मतलब कम से कम में आपने खरीदा और ज़्यादा से ज़्यादा में बेचा, यही तो मैक्सिमम प्रॉफिट है। यही तो आप हर एक जगह करना चाहते हो। मान लो स्टॉक मार्केट में आप कभी करते हो या कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो, आपका फंडा क्या होता है यार, कम से कम प्राइस में मिल जाए यार, और जब हम बेचने जाए तो सबसे ज़्यादा प्राइस मिल जाए यार, ताकि हमारा प्रॉफिट बढ़ पाए। सिंपल लॉजिक है ना। तो अगर आप ध्यान से सोचें, क्या ये कुछ इस तरह सी प्रॉब्लम नहीं बन की कि आप बेसिकली आपको चाहिए बाय और उसके अलावा आपको चाहिए सेल, ठीक है, और सेल करने से पहले आपको बाय करना पड़ेगा, करेक्ट, ये है कि नहीं। पहले परचेज करेंगे तभी तो आप बाय कर पाएंगे, है ना। और उसके अलावा आपको एक और चीज़ चाहिए कि जो सेल जो है वो बड़ा होना चाहिए बाय से, है ना। और आपको मिनिमाइज करना है बाय को और मैक्सिमाइज करना है आपको सेल को। यहाँ पे हम बहुत सिंपल सा लॉजिक रख सकते हैं कि सबसे पहले हम एक वेरिएबल रख सकते हैं बाय करने का, उसके अलावा एक हम वेरिएबल रख सकते हैं सेल करने का, और उसके अलावा हम एक वेरिएबल रख सकते हैं प्रॉफिट निकालने का। तो इसमें करना क्या है, सिंपली कि सबसे पहले दिन हम बेसिकली देखेंगे कि हम इसका क्या कर सकते हैं। देखिए अब जब तक आपने बाय नहीं किया तो आप सेल तो नहीं कर सकते, तो हम एज्यूम करेंगे कि डे 0 पे हम जो है बाय कर रहे हैं। तो आपने बाय कितने प्राइस पे किया, आपने 7 पे बाय कर लिया, ठीक है। उसके बाद आप डे 1 पे जाओगे, उस दिन जो स्टॉक का प्राइस था वो 1 था, वो करंट बाय के प्राइस से कम है। तो अभी तो हम सिर्फ देख रहे हैं कि हम कब बाय करेंगे और कब सेल करेंगे। तो अगर हमें इससे कम मिल गया तो हमने वही तो सोचा था कि हमें मिनिमाइज करना है बाय को। यहाँ पे देखिए हमें तो मिनिमाइज करना है बाय को।
तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने अजम्पशन ली थी कि डे 0 पे हमने खरीदा है 7 पे, उसे हम चेंज कर देंगे। अब हम कहेंगे कि हमने डे 1 पे खरीदा है 1 यूनिट पे। ये क्यों? क्योंकि हम सिर्फ एक बार ही खरीद सकते हैं और एक बार ही बेच सकते हैं। तो अभी सिर्फ हम चेक कर रहे हैं कि हमें कब खरीदना चाहिए और कब बेचना चाहिए। अगर आपको वैल्यू मिल गई कि आपने जितने पे खरीदा था उससे कम, तो आपको उसको रिप्लेस कर देना चाहिए। अब हम सोचेंगे कि हम डे 1 पे खरीदेंगे ना, क्योंकि हमें कम दाम में मिल रहा है। उसके बाद हम चलेंगे डे 2 पे। वहाँ पे जो स्टॉक की वैल्यू है वो 5 यूनिट्स है। तो क्या वो आपके करंट बाय से कम है? जी नहीं। तो फिर हम सोच सकते हैं कि हमने 5 पे मान लो उसे बेच दिया। अब इसका आपका प्रॉफिट कितना आया? आपने 5 पे सेल किया, 1 पे खरीदा, तो 5 माइनस 1 जो हो गया आपका 4 यूनिट्स का आपका प्रॉफिट हो चुका है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। उसके आगे बढ़ते हैं हम फिर डे 3 पे। डे 3 पे आपकी जो स्टॉक प्राइस की वैल्यू थी वो थी 3 यूनिट्स। क्या वो आपके बाइंग से कम है? जी नहीं। तो हम सोच सकते हैं कि हमने मान लो सेल कर दिया 3 पे, तो उस दिन उसका प्रॉफिट कितना आया? 3 माइनस जो आपका बाइंग था 1, ठीक है, 2 यूनिट्स। 2 यूनिट्स के आपके जो करंट प्रॉफिट से ज़्यादा है? नहीं। तो आपका करंट प्रॉफिट अभी हम 4 ही रखेंगे कि अभी तक हमें 4 मैक्सिमम का फ़ायदा हुआ है। उसके बाद हम चलेंगे डे 4 पे। डे 4 पे स्टॉक की वैल्यू थी 6 यूनिट्स, ठीक है। क्या वो आपके बाइंग प्राइस से कम है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हम ये सोच सकते हैं कि हमने 6 पे उसे सेल कर दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 6 माइनस 1 जो कि हो गया 5 यूनिट्स। क्या वो आपके करंट प्रॉफिट से ज़्यादा है? जी हाँ, बिल्कुल। तो आप रिप्लेस कर दीजिए। तो बेसिकली आपको मिल चुका है अब नया हाईएस्ट प्रॉफिट 5 यूनिट्स का, कि आपने 1 पे खरीदा था और 6 पे सेल कर दिया। उसके बाद हम चलेंगे डे 5 पे। वहाँ पे स्टॉक के प्राइस था 4 यूनिट्स। क्या वो आपके बाय से कम है? जी नहीं। तो हम सोच सकते हैं कि हमने 4 पे सेल कर दिया, तो प्रॉफिट कितना हुआ? 4 माइनस 1 3 यूनिट्स। क्या वो आपके करंट प्रॉफिट से ज़्यादा है? जी नहीं। तो आपका हाईएस्ट प्रॉफिट अभी वही रहेगा, पुराने वाला 5 यूनिट्स। उसके बाद आपका एरे खत्म हो गया है, इसलिए आप रिटर्न कर दोगे जो प्रॉफिट में वैल्यू पड़ी है, जो कि है 5 यूनिट्स। इसको और समझने के लिए मैं एक और एग्जांपल से आपको यहाँ पे समझाता हूँ, तो मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक और एग्जाम्पल जहाँ पे प्राइजेस एरे दिया गया है और स्टॉक का प्राइस है। तो सेम लॉजिक हम वही लगाएंगे कि डे 0 पे सबसे पहले अब हम क्या कर सकते हैं, बाय का ही सोच सकते हैं। तो मान लीजिए हमने डे 0 पे बाय कर लिया है 5 यूनिट्स पे। उसके बाद आते हैं डे 1 पे। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो प्राइस था वो 6 था। क्या वो आपके बाइंग प्राइस से कम है? जी नहीं। तो हम सोच सकते हैं कि हमने 6 पे सेल कर दिया। तो आपका प्रॉफिट कितना आया? 6 माइनस 5 जो कि हो गया 1 यूनिट। तो अभी तक आपका 1 यूनिट का प्रॉफिट हो चुका है। फिर हम गए डे 2 में, जिसमें वैल्यू पड़ी थी 4, जो कि स्टॉक प्राइस उस दिन था 4 यूनिट्स। क्या वो आपके बाइंग प्राइस से कम है? जी हाँ। तो आप सोच सकते हैं कि हमने इसकी जगह इस दिन खरीदा 4 पे, ठीक है। और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट डे पे। अब डे 3 पे जो स्टॉक की वैल्यू थी वो थी 8 यूनिट्स, ठीक है। क्या वो आपके बाइंग प्राइस से कम है? जी नहीं। तो आप सोच सकते हैं कि आपने 8 यूनिट्स पे उसके सेल कर दिया, तो आपका प्रॉफिट कितना आया? 8 माइनस 4 जो कि हो गया 4 यूनिट्स, जो कि आपके प्रीवियस प्रॉफिट से ज़्यादा है, इसलिए आप उसे रिप्लेस कर देंगे। तो अब तक आपके पास 4 यूनिट्स का प्रॉफिट आ चुका है। उसके बाद हम चलेंगे डे 4 पे, जहाँ पे स्टॉक की वैल्यू थी वो थी 10 यूनिट्स। क्या वो आपके करंट बाइंग से कम है? जी नहीं। तो हम सोच सकते हैं कि हमने 10 यूनिट्स पे उसे सेल किया, तो आपका प्रॉफिट कितना आ गया? 10 माइनस 4 जो कि हो गया 6 यूनिट्स, जो कि पिछले प्रॉफिट को भी पीछे छोड़ देगा, इसलिए हमने रिप्लेस कर दिया और आपका हाईएस्ट प्रॉफिट अभी तक आ चुका है 6 यूनिट्स का। अब चलते हैं नेक्स्ट डे पे। नेक्स्ट डे जो 5th डे है, आपकी जो स्टॉक की वैल्यू वो थी सिर्फ 0 यूनिट्स। क्या वो आपके करंट बाय से कम है? जी हाँ, बिल्कुल। तो हम सोच सकते हैं कि हम इसी दिन खरीदेंगे 0 पे। और क्योंकि आपका एरे खत्म हो गया है, इसके बाद आप सेल नहीं कर पाओगे, चाहे आपने 0 पे परचेज कर भी लिया। और इसलिए अब जो आप रिटर्न करोगे प्रॉफिट, वो आपका होगा मैक्सिमम 6 यूनिट्स की आपने 4 पे बाय किया था और 10 पे सेल कर दिया। एक और एग्जांपल से इसे आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे हमने ले लिया एक और एग्जांपल जहाँ पे हम सेम लॉजिक अप्लाई करने वाले हैं। डे 0 पे हम सोचेंगे बाय करने का, अज्यूम करेंगे सबसे पहले, और जो प्राइस होगा वो बेसिकली 8 यूनिट्स पे हमने बाय कर लिया है। फिर हम जाएंगे डे 1 में, जो वैल्यू पड़ी है वो है 6 यूनिट्स की। क्या वो आपके बाइंग से कम है? जी हाँ। तो हम सोच लेंगे कि हम 6 यूनिट्स पे बाय करेंगे, क्योंकि ऐसे पॉइंट पे सेल करने का कोई मतलब ही नहीं है। मान लो आपने 8 पे खरीदा होता और आप 6 पे सेल करते,
तो आपका जो प्रॉफिट है वो नेगेटिव हो जाता, मतलब आप लॉस पे चले जाते, और हमें यहाँ पे मिनिमम जो रिटर्न करना है वो 0 करना है। आप ऐसा क्यों ही करोगे, तो आप लॉस में सेल करने का कभी सोचोगे ही नहीं। इसलिए जब भी आपको आपने जिस पे परचेज किया उससे कम वैल्यू मिल रही है, आप सोचोगे कि आप इसी दिन परचेज करोगे। तो यहाँ पे हम सोच लेंगे कि हमने 6 यूनिट्स पे बाय किया, फिर हम जाएंगे डे 2 पे। डे 2 पे वैल्यू और डिक्रीज हो रही है 5 यूनिट्स, तो क्या वो आपके बाय से कम है? जी हाँ कम है, तो हम रिप्लेस कर देंगे बाय को 5 से। और उसके बाद हम जाएंगे डे 3 पे जहाँ पे वैल्यू बढ़ी है 3 यूनिट्स, क्या वो आपके बाय से कम है? बिल्कुल, तो हम सोचेंगे हम इसी दिन परचेज करेंगे 3 यूनिट्स पे। फिर हम जाएंगे 4th डे पे जहाँ पे वैल्यू बढ़ी है 2, क्या वो आपके करंट बाय से कम है? बिल्कुल, तो इसको फिर से आपने रिप्लेस कर दिया 2 से। और फिर आप चेक करोगे क्या आपकी डे 5 में वैल्यू जो है वो बाय से कम है, वो भी कम है, तो आप सोचोगे कि आप 1 यूनिट प्राइस पे ही खरीदोगे। उसके बाद आपका एरे जो है वो खत्म हो चुका है, इसलिए इस केस में जो आपका प्रॉफिट है वो 0 है इस लॉजिक के अकॉर्डिंग। बट अगर आप नॉर्मली भी सोचें, यहाँ पे ये आप देख रहे हैं क्लियरली ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में एरे है, तो यहाँ पे आप कभी भी प्रॉफिट बना ही नहीं पाओगे, क्योंकि जो आप सेल करोगे वो हमेशा बाय करने के बाद करोगे, और यहाँ पे प्राइस हमेशा घटता ही जा रहा है, तो आप कभी प्रॉफिट बना ही नहीं सकते। तो इस केस में जो आंसर है वो 0 ही होना चाहिए, तो हमारा जो लॉजिक है वो वैलिड चल रहा है। तो यही लॉजिक अप्लाई करके अब हम कोड करके देखते हैं कि हमारे सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए लीड कोड पे वापस चलते हैं। तो अब हम आ गए हैं लीड कोड पे सेम अप्रोच को अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ बाय नाम का, कि किस वैल्यू पे हमने बेसिकली बाय किया है या परचेज किया है, क्योंकि हम ये हमेशा चेक कर रहे हैं कि हमारे जो करंट डे की वैल्यू है क्या वो बाय से कम है, और अगर है तो उस दिन हम उससे रिप्लेस कर देते हैं। तो इसलिए स्टार्टिंग में मैं जो वैल्यू रख रहा हूँ बाय की, वो मैं रखूँगा इंटीजर की मैक्स वैल्यू। ठीक है, मैक्स वैल्यू क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि स्टार्टिंग में जो फर्स्ट डे है आपका, उस दिन आप वो परचेज कर पाओ। तभी आप स्टार्टिंग में जो भी कोई वैल्यू रखोगे जो डे 0 की होगी, वो इससे हमेशा कम होगी और वो इसे रिप्लेस कर देगी, क्योंकि हम हमेशा यही ले रहे हैं कि डे 0 पे आप हम चाहते हैं कि हम बाय कर लें, अज्यूम कर रहे हैं ये। तो स्टार्टिंग में मैंने इसकी वैल्यू हाईएस्ट रखी है ताकि वो लॉजिक अप्लाई कर पाएँ। उसके अलावा हम रखेंगे एक प्रॉफिट जो कि मैक्स प्रॉफिट को कैलकुलेट कर रहा है, और स्टार्टिंग में इसको 0 रखेंगे, क्योंकि एंड में आपको अगर कुछ नहीं मिलता तो 0 ही रिटर्न करना है, आखिरी में हम बेसिकली प्रॉफिट ही रिटर्न करेंगे। तो इसमें करना क्या है, एक लूप चलाएंगे हम सिंपली एरे को ट्रेवर्स करने के लिए, जो स्टार्टिंग से शुरू करेंगे और वो कहाँ तक जाएगा, वो प्राइजेस डॉट लेंथ तक जाएगा, और ये आई प्लस प्लस कर देंगे हम इसमें। तो इसमें हम सिंपली वही चीज़ चेक करेंगे कि सबसे पहले क्या जो आपकी करंट डे की वैल्यू है वो बाय प्राइस से कम है या नहीं, वही चीज़ हम ये चेक करने वाले हैं। इससे इफ़ कंडीशन लगा देते हैं कि जो आपका प्राइजेस ऑफ आई जो है क्या वो स्मॉलर है आपके बाय से। अगर ऐसा हो गया तो आपको सिंपली करना क्या है कि जो आपको बाय जो प्राइस है हम सोच लेंगे कि हम इसी दिन ही खरीदेंगे, जो हमने विजुअल रिप्रेजेंटेशन में भी देखा है। जब भी हमें कुछ उससे कम वैल्यू मिली है तो हमने पुरानी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया और कहा है कि हम इस दिन खरीदेंगे, क्योंकि हमें मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, बाय को करना है मिनिमाइज। तो यहाँ पे बेसिकली हमने बाइंग प्राइस को रिप्लेस कर दिया है या ओवरराइड कर दिया है जो करंट लेसर वैल्यू है उससे। तो इसके बाद आता है एल्स केस, मतलब अगर आपका इससे ज़्यादा है वैल्यू तो हमने क्या लॉजिक लगाया था कि हम सेल कर सकते हैं। तो एक और मैं यहाँ पे वेरिएबल ले लेता हूँ सेल का, जिसको स्टार्टिंग में 0 वैल्यू इनिशियलाइज से कर देते हैं। अगर ये हुआ तो बेसिकली हम कह रहे हैं कि हम इस दिन पे सेल कर देंगे, तो प्राइजेस आई जो है वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो अब हमने सेलिंग प्राइस निकाल ली है, तो हम सिंपली एक कंडीशन चेक करना चाहते हैं कि क्या जो हमारा करंट प्रॉफिट है, प्रॉफिट कैसे निकालोगे, सेल माइनस बाय, मतलब जिस प्राइस पे आपने सेल किया माइनस जिस पे आपने परचेज किया। अगर वो ग्रेटर है आपकी करंट जो प्रॉफिट, आपका जो मैक्सिमम प्रॉफिट जिस आप इस वेरिएबल में रख रहे हो, अगर वो उससे ग्रेटर है तो सिंपली आप करोगे प्रॉफिट इक्वल टू सेल माइनस बाय। ठीक है, तो मतलब जो आपका करंट अभी जो आपकी अजम्पशन से जो आपका आया है प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट सेल माइनस बाय, अगर वो जो मैक्सिमम प्रॉफिट से ग्रेटर हो गया तो आपको उसमें रिप्लेस कर देना है, क्योंकि हमें एंड में मैक्सिमम प्रॉफिट ही रिटर्न करना है। तो इसे मैं एक बार हल्का सा थोड़ा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आप पूरा ये कोड देख पाओ। तो अब ये लॉजिक से बेसिकली आपका मैक्सिमम प्रॉफिट निकल जाएगा। हमने बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाया है, हर बार हम चेक कर रहे हैं कि आपका जो करंट जो वैल्यू है डे पे क्या वो आपके बाइंग प्राइस से कम है। अगर वो कम है तो आपने बेसिकली वो उसको ही अपना बाइंग प्राइस मान लिया है, नहीं तो आप बेसिकली क्योंकि अब वो ज़्यादा है आपके बाइंग से या इक्वल हुआ तो भी वो 0 ही हो जाएगा।
तो आप उस दिन मान रहे हो कि आप उस दिन उसको सेल कर सकते हो, तो आपने उसको सेलिंग प्राइस बना लिया है और आप चेक कर रहे हो कि क्या जो आप सेल कर रहे हो माइनस बाय जो आपने किया था, मतलब जो करंट प्रॉफिट है क्या वो आपके मैक्सिमम प्रॉफिट को क्रॉस कर रहा है। अगर हाँ तो आप उसको रिप्लेस कर दो और फाइनली आपने क्या करना है, आपने यहाँ सिंपली रिटर्न कर देना है प्रॉफिट को, क्योंकि आपको मैक्सिमम प्रॉफिट ही रिटर्न करना है। तो अब ये रन करके देखते हैं हमारे बेसिक टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमारे बेसिक टेस्ट केसेस सब चल गए हैं। अब सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केसेस चल रहे हैं या नहीं। तो यहाँ पे हमने बीट कर दिया है सारे के सारे टेस्ट केसेस को, हमारे सारे टेस्ट केसेस यहाँ पे पास हो गए हैं, तो कॉन्ग्रेट्स ऑन दैट पार्ट। अगर हम यहाँ पे इसकी बेसिकली कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो सिंपली हमने एक लूप चलाया है जिसमें हमने सिर्फ सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स किया है। तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बनेगी O ऑफ n, जहाँ पे n है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे। तो देख लेते हैं O ऑफ n आनी चाहिए। यहाँ पे ये क्या बताता है, O ऑफ n ही बता रहा है, तो हमारा बिल्कुल सही था असम्पशन। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे हमने सिर्फ वेरिएबल्स ही यूज़ किए हैं और उसको कांस्टेंट स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी माना जाता है, तो इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी O ऑफ 1 होनी चाहिए। वो हम चेक भी कर लेते हैं। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं O ऑफ 1 है इसकी। तो हाँ, कहाँ हम बेसिकली जो ब्रूट फोर्स है वहाँ पे n स्क्वायर पे जा रहे थे, जहाँ पे हमारा टाइम लिमिट एक्सीड था, जो कि आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। वहाँ से अब हम इसे O ऑफ n पे ले आए हैं और हमारे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो गए हैं। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात की जाए तो हमने बहुत ही कांस्टेंट में कर दिया है O ऑफ 1 में। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ आ गया होगा। हमने बहुत ही बेसिक सा कोड लिखा है पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप इसे खुद से कोड करके देखिए ताकि आप कोई भी टेस्ट केस मिस ना करें। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन पे जाकर कमेंट करिए। आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प। ऑलराइट देन, दिस इज मोहित छाबड़ा साइनिंग ऑफ। सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।